अध्यापन के बाद उन्होंने अप्रैल 2007 से जेएनयू में अध्यापन किया। वर्तमान में वे भारतीय भाषा केंद्र जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हाल ही में वे जेएनयू एकेडमी काउंसिल व जेएनयू कोर्ट का सदस्य नियुक्त किए गए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अंकारा विश्वविद्यालय अंकारा, जो कि तुर्की में स्थित है, 2018 व 19 में विजिटिंग प्रोफेसर रही। तुरीन विश्वविद्यालय, जो कि इटली में स्थित है, वे वहां विजिटिंग प्रोफेसर रहे। कुल 6 किताबें व 2 दर्जन से अधिक शोध आलेख प्रकाशित की। यूजीसी रिसर्च अवार्ड 2014 व 16 और यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस के तहत 2 रिसर्च प्रोजेक्ट संपन्न किए। दलित आदिवासी संवाद लेखन पुरस्कार 2011 और रुक्मणी देवी युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किए गए हैं। करीब 100 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में बतौर मुख्य वक्ता हिस्सा लिया है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन की है। न्यूज चैनलों में विशेषज्ञ के रूप में भागीदारी रहे हैं। आदिवासी साहित्य पत्रिका के संस्थापक संपादक रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित व संचालित स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए हिंदी भाषा व उद्भाव और विकास ऑनलाइन कोर्स के कोर्स संयोजक हैं। हाल ही में ट्रांसलेशन और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का GIAM प्रोग्राम सर को मिला है। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान पर प्रकाश डालें। बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर सर। एक मिनट सर, एक बार हो गया। कोई बात नहीं उसमें करके शुरुआत तो फूल से करना है। आपको सुनने को इतना आतुर हो रहे थे कि वो स्किप हो गए। Actually, I mean, everybody was busy in your CV. Thank you very much. अभी मैं करवाई देता हूँ। बहुत सुंदर गुलदस्ता है प्राकृतिक। हरीश भाई, actually, I mean, everybody was glad with your CV. आदरणीय प्रोफेसर कर्नल श्रीनिवासन डायरेक्टर साहब, हरीश भाई, प्रोफेसर रामता जी और आकृति जी और सभागार में उपस्थित विद्वान साथियों, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट हो चुका है मेरी वजह से, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि हमको सर ऐसे कार्यक्रमों में आदत है कि 10 बजे कहते हैं तो 10:30 पर शुरू होता है, तो मुझे लगा शायद 10:30 पे ही शुरू होगा, पर आप साइंटिस्ट लोग हैं और समय से सारा काम करते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी वजह से देरी हुई। मूल मुद्दे पे आते हैं, राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों का योगदान। ये सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया। इस बहाने हम आदिवासियों के अलग अलग पहलुओं पे बात करते हैं, आदिवासी नेताओं के बारे में बात करते हैं जो जिनसे हम सीख सकते हैं, ऐसे प्रेरणा स्रोत लोगों के बारे में बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रकारांतर से हम कहीं न कहीं राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों की भूमिका की बात कर रहे होते हैं। राष्ट्र निर्माण में जो आदिवासियों की बात करेंगे तो राष्ट्र क्या है,
बात यहीं से शुरू करनी होगी हमको। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या एक सिर्फ भौगोलिक इकाई है या एक राजनीतिक इकाई है या इसके अलावा भी कुछ राष्ट्र है? तो मेरे ख्याल से भू राजनीतिक इकाई के साथ साथ राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई भी है, एक कल्चरल यूनिट भी है। और जब भी मुझे भारत से बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, वहाँ के विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, आम लोगों से, तो एक बात जो भारत के बारे में कॉमन सभी लोग मानते हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पर, कि भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। जब भी मैं किसी से पूछता था कहीं भी जाने पर कि आप भारत के बारे में क्या जानते हैं, तो सबके जवाब में एक बात कॉमन जरूर होती थी कि बहुत विविध रंगे है, एक रेनबो की तरह है, एक इंद्रधनुषी देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। तो भारत की ये डाइवर्सिटी किससे निर्मित होती है, कौन निर्मित करता है और डाइवर्सिटी को हम कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। क्योंकि जब राष्ट्र को परिभाषित करते हैं तो हम राजनीति विज्ञान में हम कह सकते हैं कि इसके लिए संप्रभुता होनी चाहिए, एक भौगोलिक इकाई होनी चाहिए, एक राजनीतिक स्वायत्तता होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और लोग उस विविधता के वाहक है। जो डाइवर्सिटी हमारे अंदर है वो लोगों के अंदर है और हमने उस डाइवर्सिटी पे बहुत बात नहीं की। अक्सर हम उसके बारे में बात करते वक्त इतना कह देते हैं कि हम विविधता में एकता वाले देश से हैं, हमारी संस्कृति की पहचान है विविधता में एकता। लेकिन इन विविधताओं से हमने कभी संवाद नहीं किया, इसको जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि हम विविधताओं को क्या करते हैं, हमारी डाइवर्सिटीज को हम क्या करते हैं कि एक हायरार्की का रीजन बना लेते हैं, पदानुक्रम का कारण बना लेते हैं कि अच्छा ये दक्षिण भारतीय है, इसकी भाषा ये है, ये ऐसा दिखता है या दिखती है, इसलिए हमसे अलग है तो ऊंचा है या नीचा है। हम कभी उसकी विशेषताओं को जानने की कोशिश नहीं करते। और मेरे ख्याल से जो भारत की जो सबसे मूलभूत विशेषता है, जो विविधता में एकता वाली बात है या विविधताओं वाले देश की बात है, इसके सबसे बड़े संवाहक इस देश के आदिवासी हैं। आप देखेंगे कि भारत एक मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल कंट्री है। इस देश में जो लोग जिनकी भाषाओं में दिलचस्पी है वो जरूर जानते होंगे, जिनकी दिलचस्पी नहीं है उनको भी जानना चाहिए कि इस देश में 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं हैं। भाषाएं, डायलेक्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। लिंग्विस्टिकली 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं हैं और करीब 500 संस्कृतियां हैं। इतनी संस्कृतियों, इतनी भाषाओं वाला देश है। हम 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को सिर्फ जानते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है। और हर भाषा एक नॉलेज सिस्टम की धारक होती है। कोई भी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के अंदर अनकाउंटेबल मेमोरीज है। जैसे आप देखेंगे आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके मान लीजिए 10 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो उन 4 लोगों की या 10 लोगों की मेमोरी मिलकर के आपकी फैमिली की एक मेमोरी बनती है, फैमिली का एक नॉलेज सिस्टम बनता है। कुछ एंसेस्टर्स से हम सीखते हैं, पुरखों से सीखते हैं, और एक नॉलेज सिस्टम है जिससे कि हमारी फैमिली की पहचान बनती है, फैमिली के वैल्यूज बनते हैं, और कि अच्छा हमको ये करना है ये नहीं करना है, वो सब कुछ सीखते हैं। आप सोचिए कि 4 या 10 लोगों से मिलकर के अगर एक नॉलेज सिस्टम बन सकता है तो एक लैंग्वेज का कितना बड़ा नॉलेज सिस्टम है जिसका हजारों साल का इतिहास है। तो जो भारत की डाइवर्सिटी है उसमें उसको अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हमको भारत की बहुभाषिता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म जो भारत के आदिवासियों के बीच में मुख्य तौर पर विद्यमान है, और भारत की मल्टीकल्चरलिज्म जो कि वो भी आदिवासियों के बीच में मुख्य तौर पर विद्यमान है। जब हमको पेश करना होता है, अच्छा हम अपने नृत्य प्रस्तुत करें, तो उसमें से हमको आदिवासी नृत्य प्रस्तुत करना ही होगा, तब उसकी संपूर्णता तभी हो पाएगी। और भारत की इस खूबी को आगे बढ़ाने में और भारत की खूबी को दुनिया के सामने लाने में आदिवासी संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने कहा कि हर भाषा और भाषाओं को लेकर के गुजरात का बड़ा महत्व है, क्योंकि यहीं गांधीनगर में भाषा नाम का एक ट्रस्ट है जिसके डायरेक्टर गणेश एन देवी हैं, जो भाषाओं को लेकर के एक बहुत ही अनूठा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। उनके काम का नाम है, एक सीरीज है उनकी, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। वो ओरिएंटल ब्लैक स्वान से पब्लिश हो रहा है, लगातार उसके नए नए वॉल्यूम्स आ रहे हैं। जब आज से करीब 100 साल पहले जॉर्ज गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया, उसके बाद में अब तक का सबसे बड़ा काम है जो आपके गुजरात से चल रहा है, जिसमें देश की भाषाओं को संकलित करने का काम किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इतनी भाषाएं, हर भाषा में लिटरेचर है,
हर भाषा में ओरल लिटरेचर का ट्रेडिशन है, रिटन लिटरेचर का ट्रेडिशन है, और उन भाषाओं में जितना डिफरेंट, मैं समझता हूँ कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि हर भाषा के पास में एक वर्ल्ड व्यू है। आज हम जिस मुकाम पर है, आप तो साइंस के लोग हैं, आप जानते होंगे कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन अल्टीमेटली तमाम डेवलपमेंट के बावजूद एक वायरस ने आकर के पूरी दुनिया को रोक दिया। एक वायरस जो दिखाई भी नहीं दे रहा। दिल्ली की स्थिति अभी है कि दिल्ली में आप पॉल्यूशन में इतने घिरे हुए हैं कि 15 दिन तक, 20 दिन तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की सलाह है कि बाहर जाएंगे तो आपको फेफड़ों को नुकसान पहुंचेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, इससे अच्छा है घर में रहें आप। तो ये हमारे डेवलपमेंट का हासिल है। ठीक है, हमने कुछ सुख सुविधाएं मनुष्य के लिए इकट्ठी की, लेकिन अल्टीमेटली हमने पूरी धरती को खतरे में डाल दिया है। इसका मतलब डेवलपमेंट के लिए जो मॉडल हमने अपनाए वो अब नाकाफी साबित हो चुके हैं। हमको कुछ अल्टरनेट मॉडल्स की जरूरत है, हमें अल्टरनेट वर्ल्ड व्यूज की जरूरत है, जहां से हम ये देख सकें कि अच्छा इस दुनिया को बचाते हुए, जिसको आजकल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा रहा है, तो आज इस दुनिया को, धरती को बचाते हुए कैसे हम विकास करें। क्योंकि हमने जो विकास किया उससे हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि उससे ना हम गरीबी को भी खत्म नहीं कर पाए, गरीब और अमीर के बीच की खाई भी बढ़ रही है, और हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो इसमें आदिवासी विश्व दृष्टियां, जो आदिवासी वर्ल्ड व्यूज हैं, जो अलग अलग भाषाओं में हैं, वो हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और अभी दुनिया भर में जब भी जलवायु सम्मेलन होते हैं, जब भी इस तरह के एनवायरनमेंट के इशू पर लोग कोई भी बात करते हैं, तो उसमें आदिवासी वर्ल्ड व्यू को भी ध्यान में रखा जाता है। ये देखा जाता है कि अच्छा ये कैसे खुद को बचाए हुए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक सेंटिनलीज द्वीप है, आप लोग सब एलटीसी पे अंडमान घूमने जाते हैं या किसी बहाने अंडमान के बारे में स्टडी करते होंगे, समुद्र के पास भी है। तो वहाँ पे जो सेंटिनलीज द्वीप है, अभी तक वो, आप सोचिए कि जो बाकी मानव सभ्यता 2000, 3000, 5000, 10,000 साल पहले जहाँ थी, अभी वो वहीं है। उन्होंने पहली बार लोहा, वो भी एक जहाज आकर के वहां टकराया, उसके माध्यम से उन्होंने लोहा देखा कि लोहा भी कोई चीज होती है। नहीं, वो जिसको हम पाषाण युग कहते हैं, इतिहास पढ़ते वक्त, पत्थर वाला युग, उसमें जी रहे हैं। और इसके बाद भी उनके पास में ये वर्ल्ड व्यू है कि एक छोटी सी जगह में, जो मेरे ख्याल से 10 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं है, उस इतनी छोटी जगह में उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल अपनाया हुआ है कि 10,000 साल से वो बाहरी दुनिया के कोई संपर्क में नहीं है, लेकिन और उन्होंने अभी तक खेती करना नहीं सीखा। इसके बाद भी उन्होंने खुद को भी बचाया हुआ है, प्रकृति को भी बचाया हुआ है, वहां के जंगली जानवरों को बचाया हुआ है। वो खेती नहीं करते, इसका मतलब क्या खाते हैं? कंदमूल फल खाते हैं और जानवरों को खाते हैं शिकार करके। लेकिन इतनी छोटी जगह में अभी भी वहां पे जानवर मौजूद हैं, जानवर बचे हुए हैं। इसका मतलब हम प्रकृति के साथ में एक तालमेल बना करके भी चल सकते हैं। और सिर्फ अपने जो हमने क्या कर लिया, ह्यूमन सेंटर्ड सारा डेवलपमेंट हो गया हमारा, हमने बायोडाइवर्सिटी को पूरा खत्म कर दिया। तो बायोडाइवर्सिटी को बचा करके या हर तरह की डाइवर्सिटी को बचा करके हम अल्टीमेटली धरती को बचाना चाहते हैं। और ये धरती को बचाने का विजन दुनिया की हर आदिवासी भाषा में, न केवल भारतीय भाषाओं में बल्कि दुनिया की हर आदिवासी भाषाओं में। और जब हम उस मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस यही है कि उसके माध्यम से न केवल हमारे पास में इतनी सारी विविधताएं बल्कि इतने सारे नॉलेज सिस्टम है, इतने सारे वर्ल्ड व्यू हैं जो मुमकिन है कि इस धरती को बचाने के लिए काम आए हैं। फिर आदिवासी जो उनका राष्ट्र निर्माण में योगदान की हम बात करेंगे तो हमको बात शुरू करनी पड़ेगी वहां से जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। फ्रीडम मूवमेंट में हम फ्रीडम मूवमेंट को देखते हैं कि हम जब हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि अच्छा आज़ादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, तो हर किसी का जवाब होगा 1857 में, 1857 से पहली लड़ाई शुरू हुई। लेकिन 1857 की जो लड़ाई है और उसका जिस तरह से वो आगे बढ़ती है, तो उसको आप जैसे डीपली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक बहुत बड़ी खामी ये है, मतलब ठीक है हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन उसकी ये है कि शुरू में उसमें जितने लोग शामिल थे, इवन जब तक गांधी जी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल नहीं हुए, और तब तक उसमें मुख्य तौर पे वो पूंजीपतियों और जमींदारों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था पूरा आज़ादी की लड़ाई, जिसमें आप देखेंगे कांग्रेस के सब बड़े पदों पर वो कोई न कोई या तो वो जमींदार है या कोई बड़ा पूंजीपति है, और वही लोग उस फ्रीडम मूवमेंट को चला रहे थे। और जो 1857 में पहला जो रिवोल्ट हुआ, उससे ठीक पहले 2 साल पहले 1855 में संथाल हूल नाम से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। संथाल हूल या संथाल रेविलियन उसको बोलते हैं। और संथाल हूल की या उसके बाद में जो बिरसा मुंडा जिनके नाम से जनजातीय गौरव दिवस शुरू हुआ,
उनका 1875 से लेकर के 1900 तक वो सिर्फ 25 ईयर्स तक जिए, लेकिन 1900 से ठीक पहले 4-5 साल में बहुत एक्टिव रहे, इतने एक्टिव रहे कि अंग्रेज सरकार के लिए सरदर्द बन गए और उन्होंने उलगुलान नाम से बहुत बड़ा आंदोलन किया। उलगुलान, तो संथाल हुल को देखें या उलगुलान को देखें, एक तो संथाल हुल का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि वो 1857 से 2 साल पहले हुआ, और जो संथाल हुल और उलगुलान का जो दूसरा जो एस्पेक्ट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली कोई पहले और बाद में हो सकता है, उसका विजन कि अल्टीमेटली हम कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं, उससे कौन लड़ रहे हैं उसमें। तो उसमें लोगों को इकट्ठा करके आप सोचिए कि 1855 में 20,000 लोग उसमें शहीद हुए, 20,000। और अंग्रेजों की लाख खामियों में से एक अच्छा ये थी कि वो हर चीज को रिकॉर्ड रखते थे, दर्ज करते थे हर चीज को। तो उनके रिकॉर्ड्स में बात सामने आई कि उसमें 20,000 लोग शहीद हुए और उसमें करीब 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया। आप सोचिए कि आज जब हमारे पास में मीडिया कम्युनिकेशन के इतने सारे साधन है, तब हमको 50,000 लोग इकट्ठे करने हो तो कितनी मुश्किल होती है। लेकिन उस वक्त उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा किया, आंदोलन में शामिल किया, और जो संथाल हुल या संथाल रेवेलियन और बिरसा के उलगुलान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो न केवल ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ता है, न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ता है, बल्कि वो भारतीय सामंतवाद के खिलाफ भी लड़ता है। अल्टीमेटली जब आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ी तो हमने उस पर बात करना शुरू किया, जिसमें भगत सिंह भी आए, जिसमें खुद गांधी को अपने रास्ते को बदलना पड़ा कि भाई हम किनके साथ में। गांधी जी के ऊपर भी आरोप लगे कि आप तो हमेशा पूंजीपतियों के साथ रहते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, उनके अनुसार नीतियां बनाते हैं, कांग्रेस के सब बड़े पदों पर उनको नियुक्त करते हैं। फिर गांधी जी उस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को किसान, मजदूर और स्त्रियों के बीच में लेकर के गए, उनको शामिल किया। चंपारण में गए, वो चंपारण में देखा कि यहाँ के किसानों के पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है और मैं इतने कोट सूट में रहता हूँ, तो उन्होंने तब से अपने कपड़े पहनना छोड़ दिया। जो जिस तरह के वो तो बैरिस्टर थे, बढ़िया पढ़ाई करके आए थे बाहर से, लेकिन वो एक आम जन कैसे रहते हैं उनके तरह उन्होंने रहना शुरू किया। और किसानों के मुद्दों को, स्त्रियों के मुद्दों को, दलितों के मुद्दों को या कोई भी मजदूरों के मुद्दों को उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल किया। इससे क्या हुआ, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है वो फाइन ट्यून हुआ, ज्यादा और अच्छा हुआ। शुरू में हम उतना स्पष्ट जो जिसको कहते हैं स्वाधीनता को लेकर के हमारा विजन बहुत धुंधला था, और जो फिर उसमें आकर के जब भगत सिंह ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया कि हम किस स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। आपको वो डायलॉग याद होगा जो वास्तव में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से लिया गया है कि सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं, जो लीजेंड ऑफ भगत सिंह में दर्ज किया गया है। फिर लोग सोचते हैं आज़ादी मकसद नहीं है, तो फिर क्या मकसद है? फिर मकसद है हमारा कि एक बराबरी वाला समाज बनाना। अल्टीमेटली जिसको लिटरेचर में प्रेमचंद ने लिखा कि क्या होगा, इस तरह की आज़ादी अगर आएगी तो जॉन की जगह गोविंद आके बैठ जाएगा, लेकिन गरीबों का शोषण तो होता रहेगा। तो अंग्रेजों से तो हमको आज़ादी चाहिए ही, लेकिन हमको एक बराबरी वाला समाज बनाना है। वो बराबरी वाले समाज का विजन मेरे ख्याल से आदिवासी आंदोलनों में शुरू से शामिल है, और उसी का परिणाम है उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ी। जिस संथाल परगना में वो लड़ाई लड़ी गई, जिसको दामिनी को कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, उस इलाके को झारखंड का एक खास इलाका है, तो उसमें जहाँ पे संथाल हुल हुआ उसको उन्होंने काफी दिनों तक आजाद कर लिया पूरा अंग्रेजों से। उन्होंने ये मांग नहीं की कि चलो भाई वहां के शासक आप रहेंगे, यहाँ का शासन हमको दे दीजिए, हम आपको टैक्स देते रहेंगे। ऐसा नहीं, हम कोई टैक्स नहीं देंगे, ये जमीन हमारी है, ये देश हमारा है, इसलिए यहाँ से आप बाहर जाओ। इस विजन के साथ में वो लड़ाई शुरू हुई, जो मैं कह रहा हूँ कि न केवल ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, बल्कि वो इंडियन फ्यूडलिज्म के भी खिलाफ है। जो हमारे जाति, धर्म और जेंडर के पदानुक्रम है, ऊंच नीच है, उनके भी खिलाफ है। एक इक्वलिटी वाला समाज, जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन मुझसे 40-50 साल बाद में वो विजन आ पाया, वो बात उन्होंने 1855 में अपने आंदोलन में, या 1895 में जब बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ, तब वो उन्होंने शामिल कर लिया उसमें। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में और देश के हर क्षेत्र में ऐसा हुआ। उन्होंने जो सरकारी मतलब जो कांग्रेस के माध्यम से प्रयास चल रहे थे, जो फ्रीडम मूवमेंट के, उनमें तो हिस्सा लिया ही, लेकिन जगह जगह पर अपने भी आंदोलन खड़े किए। और उन आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि सरकारों को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको ऐसी नीतियां बनानी पड़ी जिससे कि यहाँ के लोगों के अधिकारों की संरक्षा की जा सके। जैसे जो संथाल हुल हुआ, संथाल हुल के बाद में उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसको कहते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट।
और बिरसा मुंडा का जो उलगुलान हुआ उसके बाद में जो एक्ट बना उसका बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये दोनों एक्ट आदिवासियों की उनके ज़मीन पर अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। आदिवासियों के जो उनके ज़मीन पर अधिकार थे कि ये ज़मीन आदिवासियों की है, इसको बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। आप सोचिए कि ये विज़न जो एक स्वायत्तता का विज़न है कि भाई हमारी ज़मीन है, आप इसमें बाहरी हो, आप बाहर जाओ। ये अल्टीमेटली राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मांग भी तो यही है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जिसमें कि भाई आप बाहरी हो, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, ये ज़मीन हमारी है, ये देश हमारा है, इससे आपको जाना पड़ेगा। तो उस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के विजन को ब्रॉडर करने में, उसको व्यापक बनाने में मेरे ख्याल से इन आदिवासी आंदोलनों ने अहम भूमिका निभाई। उसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है या सोशल हिस्ट्री की बुक्स में ये बातों को नहीं पढ़ाया जाता। हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की जो किताबें हैं अब उनको धीरे धीरे मॉडिफाई करके और उस तरह से लिखने की कोशिश हो रही है कि थोड़ा हिस्सा इसके बारे में भी डाला जाए, लेकिन बहुत कम जगह इनके बारे में नहीं बताया जाता। तो जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में कोई भी राष्ट्र शुरू में हो सकता है कि कुछ समूह से, छोटे समूह से शुरू हो, लेकिन राष्ट्र का असली मकसद क्या है, राष्ट्र का या लोकतंत्र का असली विजन क्या है। तो गांधी जी का एक जंतर पहले एनसीईआरटी की किताबों में छपा करता था, जिसमें ये लिखा होता था कि अगर आप संशय में हैं कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तो संशय को दूर करने का तरीका ये है कि आप उस व्यक्ति को याद कीजिए जो आपने अपने जीवन में सबसे कमज़ोर व्यक्ति देखा है, उस व्यक्ति को याद कीजिए, और जो आप काम करने जा रहे हैं उस व्यक्ति को इस काम से लाभ पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा, तो आपका संशय दूर हो जाएगा। यानी गांधी जी ये प्रस्तावित कर रहे हैं कि हमको सबसे कमज़ोर व्यक्ति, जो मोस्ट डिप्राइव्ड पर्सन है, उसकी नज़र से इस डेमोक्रेसी को देखना चाहिए, इसका क्रिटिक करना चाहिए, समझना चाहिए, और हमको इसको इंक्लूसिव बनाना चाहिए। जैसे अब नारा तो सरकार देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वास्तव में ऐसा हो पाता है क्या? तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने लोकतंत्र की परीक्षा करें और हम देखें कि क्या अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच पाए हैं, अंतिम व्यक्ति के हितों की रक्षा हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में जो आदिवासी आंदोलन है या आदिवासी वर्ल्ड व्यू है वो हमारी मदद करते हैं, उनकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं और लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को और फाइन ट्यून कर सकते हैं और अच्छा हम बना सकते हैं। ऐसे आदिवासियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान को देखकर बहुत सारी बात की जा सकती है उस पर, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा कि जैसे आदिवासियों का दो क्षेत्र में जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट योगदान है। एक तो जितनी भी वनोपज है, जो फॉरेस्ट से हम चीज़ें ले रहे हैं, वो फॉरेस्ट से चीज़ें हम आदिवासियों के माध्यम से ले रहे हैं। मान लीजिए तेंदू पत्ता है, तो तेंदू पत्ता कुछ चीज़ों में, तब कुछ जगहों पे तो उसको तोड़ने के लिए पाबंदी भी हो गई, लेकिन जितनी भी वनोपज है जो फॉरेस्ट से हम चीज़ें लेते हैं उनमें जड़ी बूटियाँ भी शामिल है, उसमें हम आदिवासियों के ऊपर आश्रित है। आदिवासी हमको बता सकते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी कौन सी है, क्योंकि या तो साइंस के बहुत अच्छे लोग जिन्होंने जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च किया है वो बता सकते हैं, आम लोग नहीं जानते, या आदिवासी जानते हैं। तो आदिवासी हमको उन वनोपज को इकट्ठा करने में और उसको हम राष्ट्र हित में उपयोग कर सके, इसमें मदद करते हैं। दूसरा इससे भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन ये है कि जितने भी उद्योग देश में हैं, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, वो गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, कहीं पे भी हो, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है सब आदिवासी इलाकों में। आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा, चाहे वो कोयला है, चाहे वो आयरन ओर है, चाहे और कुछ है, सारी की सारी चीज़ें आदिवासी इलाकों में हैं। तो आदिवासी इलाकों का दोहन करके इस देश का डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, जिससे कि मुझे तो पर्सनली प्रॉब्लम है, लेकिन वो डेवलपमेंट की प्रक्रिया आदिवासी इलाकों से निकाले गए संसाधन के माध्यम से चल रही है। और जितने भी उद्योग है देश भर में, उन उद्योगों में श्रम किसका लग रहा है? आप देखिए मजदूर के तौर पर कौन काम करते हैं, वो मजदूर उन उद्योगों की मेरे ख्याल से रीढ़ है, एक उसकी बैकबोन है। उनके श्रम के बिना इस देश के इतने सारे उद्योगों को चलाना, जिसकी वजह से जो पश्चिम के देश है वो भारत की तरफ आकर्षित होते हैं कि हम भी अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाएगा। जिन उद्योगपतियों का मुनाफा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ये बिलियनियर हो गए हैं और ये फला दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, वो किनके दम पर? वो उस सस्ते श्रम की वजह से, जिसमें श्रम किसके श्रम का दोहन हो रहा है?
वो सबसे ज़्यादा आदिवासियों के श्रम का दोहन हो रहा है। वो मेहनत करके, वो बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत ईमानदार लोग होते हैं, और उन्होंने अपने श्रम के माध्यम से तमाम उद्योगों को बहुत ऊंचाइयां दी है। और आज महानगरों में चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, बम्बई चले जाइए, आप कहीं कोलकाता, चेन्नई कहीं चले जाइए, लोगों के घरों में जो लोग बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़े बड़े ओहदों पर काम करते हैं, उनके घरों में उनकी मदद कौन करते हैं? ये बहुत डार्क एक पहलू है, बहुत एक अंधेरा पहलू है, लेकिन फिर भी उनके घरों में जो काम वालियाँ हैं, जो उनके बच्चों को रखती हैं, उनको खाना बनाती है, बहुत सारी आदिवासी महिलाएं हैं। जो ये इस डेवलपमेंट का एक ऐसा पहलू है जिस पर हम अलग से बात कर सकते हैं, बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं कि कैसे आदिवासी महिलाओं का शोषण होता है। लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों के लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए चाहे वो काम करते हैं, लेकिन वो नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि वो अगर वहाँ से चले जाएं, आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में किसी के घर में कोई मदद करने के लिए नहीं होगा, दिल्ली के लोग पंगु हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लायक नहीं है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन उनके घरों में जो लोग मदद करते हैं उसके माध्यम से वो अपना सारा काम कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा डार्क पहलू है। और हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासियों के योगदान और उनकी इस विविधता और उनके तमाम योगदानों के बावजूद थोड़ी सी बात आखिर में हम इसकी कर लेते हैं कि उनको जो संविधान सभा ने वादे किए, क्या उन वादों को पूरा किया है? आप देखें कि आदिवासियों की मांग क्या थी। आज कुछ लोग देखते हैं कि आदिवासी मतलब हम एसटीज की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, और एससी एसटी की जब भी बात होती है तो सारी बात रिजर्वेशन से शुरू होकर के रिजर्वेशन पर खत्म हो जाती है। लेकिन मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासियों की मांग, भारत के संविधान सभा में आदिवासियों ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की। आदिवासियों की मांग उससे भिन्न थी। ये आरक्षण तो चूंकि शेड्यूल कास्ट को दिया गया, पूना पैक्ट में इस तरह की बात हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पर कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएं, और वहां से ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, और इसके बाद में ये एजुकेशन में और नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया, शेड्यूल कास्ट को दिया गया, साथ साथ में शेड्यूल ट्राइब को भी दे दिया गया। आदिवासियों की मांग थी स्वायत्ता, कि हम अपने इलाकों के मालिक हैं, हम इलाकों के संरक्षक हैं, ये प्रकृति हमारी माँ है, और हम इन जगहों में हम किसी बाहरी को नहीं घुसने देंगे, ये इलाके हमारे होने चाहिए। वो स्वायत्ता जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस में देखेंगे इंडिजिनस पीपल को लेकर जो पॉलिसीज बनाई गई है, उसमें यूनाइटेड नेशंस भी इसका समर्थन करता है कि आदिवासियों को, जो इंडिजिनस पीपल है, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए, उनको आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए कि उनके इलाकों में कैसी नीतियां बनेंगी, कौन से आदेश लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये आदिवासी तय करेंगे, ये केंद्र की या राज्य की सरकार तय नहीं करेगी। तो यूनाइटेड नेशंस भी उसका सपोर्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये डिबेट आई, और फाइनली 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट बनाया गया। 5th शेड्यूल जो सेंट्रल इंडिया के ऐसे इलाके हैं जो आदिवासी बहुल है, वहां पे आदिवासियों का स्वशासन होगा, और वहां पे स्पेशल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी जो राज्य को निर्देश करेगी कि आदिवासी इलाकों में ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो 6th शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में है, जहां पे आदिवासी पॉपुलेशन है अच्छी खासी, उसके बारे में। लेकिन आज 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, आज 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है और उसके क्रियान्वयन को लेकर के कुछ भी नहीं हो पा रहा। आज स्थिति ये है कि संविधान सभा ने वादा किया कि भाई ठीक है, आप इंडियन स्टेट में शामिल हो जाइए और हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, आपकी स्वायत्ता की रक्षा करेंगे, आपकी संस्कृति के संरक्षण। संविधान में दर्ज किया गया कि देश के आदिवासियों का अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके। लेकिन क्या वो आज संरक्षण कर पा रहे हैं? वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जगहों से उनको बेदखल किया जा रहा है। वो शहरों में दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने को विवश हैं, वो अपनी जगहों से विस्थापित होने को विवश है, जहाँ पे ना वो अपनी भाषा को बचा सकते, ना अपनी संस्कृति को बचा सकते, और वो अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दुनिया के हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे ये साइकोलॉजी की नज़र से देखे, चाहे एजुकेशन की नज़र से देखे, चाहे लिंग्विस्टिक्स की नज़र से। लेकिन आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषाओं में भी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो जो देश के सबसे आदि निवासी है, आदिवासी मतलब आदि निवासी, जो सबसे पुराने ज्ञात निवासी हैं, उनके साथ में उन्होंने तो देश को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आज हम कम से कम उनके प्रति एक संवेदनशील रवैया अपनाएं, कम से कम अपनी संवेदनशीलता का विस्तार करें, उनके बारे में जानें, उनके राइट्स के बारे में जानें। मेरे पास में बहुत लंबा पेपर है, उनको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा,
उस पर मुझे कहा भी गया था कि मैं बोलूं, लेकिन एक दूसरी मीटिंग है ऐसा बताया गया है, तो उसमें कई हमारे प्रोफेसर साहब को जाना है। तो मैं कंक्लूड करूंगा इसी बात के साथ में कि कम से कम जनजातीय गौरव दिवस के बहाने या ये जनजातीय गौरव वर्ष जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया है, इस बहाने कम से कम हम देश के आदिवासियों के बारे में जानें, उनकी संस्कृति के बारे में जानें, उनकी भाषाओं के बारे में जानें, और कुछ नहीं तो कम से कम एक सेंसिटिव नजरिया विकसित करने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें कि वो क्या सोचते हैं, उनका दृष्टि बिंदु क्या है। क्योंकि जनरली हम दिल्ली में बैठ करके या अहमदाबाद में या जयपुर में बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं और हम सोचते हैं अच्छा, दीज आर डिप्राइव्ड